पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का अध्ययन किया था और देखा था कि जो प्रयोग द्वारा परिणाम जो निकले थे वो किस प्रकार प्राप्त हुए, और यही परिणाम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणामों की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्यों असफल हो गया। जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की खोज के पहले ये सर्वरूप से स्थापित हो चुका था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। यहाँ तरंग से मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग से है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करता है, इसका मतलब है कि जो प्रकाश तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों से मिलकर बनी है। मतलब इसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन होते हैं। जैसे प्रकाश मान लीजिए इस एक्स अक्ष की धन दिशा में जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के दोलनों को हम इस तरीके से दिखाएंगे जो वाई अक्ष की दिशा में है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के दोलन जेड अक्ष की दिशा में होते हैं, लाइक दिस। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र का आयाम है दोलनों का, यानी विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, और ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। तो इस तरह से प्रकाश तरंग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोलन होते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का मान आवर्ती रूप से चेंज होता है, पहले कम होकर के बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ता है, और इस तरह से तरंग संचित होती है। और दूसरी बात, जब स्रोत से प्रकाश निकलता है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रकाश स्रोत है कोई, और इससे प्रकाश उत्सर्जित होकर के माध्यम में आगे जा रहा है, तो इस पूरे एरिया में ये तरंग मौजूद होगी। तो आकाश के या जितने स्थान में ये तरंग मौजूद है उसमें ऊर्जा सतत रूप से उपस्थित होती है कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संचित होती है। तो जितने स्थान में ये प्रकाश संचरित हो रहा है, जितने स्थान में ये प्रकाश मौजूद है, उस स्थान में ऊर्जा का सतत वितरण है। तो यही ऊर्जा समय के साथ आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ना हम तरंगाग्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे प्रकाश से यहाँ स्रोत से कोई प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो ये एक तरंगाग्र के माध्यम से ऊर्जा का आगे बढ़ना बताते हैं। अभी तरंगाग्र यहाँ पर है, अगले ही क्षण तरंगाग्र किसी अन्य स्थान पर होगा, अगले ही क्षण तरंगाग्र किसी अन्य स्थान पर होगा, और इस तरह से ये तरंगाग्र आगे बढ़ता जाएगा, और जो यहाँ पर जो संचित ऊर्जा है वो इन तरंगाग्र के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर ऊर्जा का एक समान वितरण होता है, यानी जितनी ऊर्जा इस बिंदु पर होगी उतनी ही इस बिंदु पर होगी, उतनी ही इस बिंदु पर होगी। और इस तरंग सिद्धांत में एक तीसरी बात कि जो तरंग का आयाम है, आयाम यानी अधिकतम मान, तरंग का आयाम जितना ज़्यादा होगा माध्यम में संचित ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम तरंग का आयाम बढ़ा दें तो ऊर्जा भी माध्यम में बढ़ जाएगी, और तरंगाग्र के माध्यम से ज़्यादा ऊर्जा आगे स्थानांतरित होगी। और नेक्स्ट बात ये तरंग सिद्धांत की ये है कि तरंग में जो ऊर्जा संचित है उसका तरंग की आवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये तरंग सिद्धांत के प्रमुख पॉइंट हैं, और इनके इस सिद्धांत के द्वारा आपका ध्यान होगा कि जैसे कुछ घटनाएं प्रकाश की, जैसे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, एंड पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। इन सभी घटनाओं की व्याख्या इस तरंग सिद्धांत के द्वारा सफलतापूर्वक की गई थी। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना
एक ऐसी घटना थी जिसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। परिणाम स्वरूप प्रकाश की इस तरंग प्रकृति पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि प्रकाश की प्रकृति वास्तव में है क्या। तो देखते हैं हम कि इन सभी बातों के आधार पर हमें कोशिश करेंगे कि जो है प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है या जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या क्यों नहीं कर पाया। इसके मुख्य 3 कारण थे। तो पहले कारण की हम बात करें कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई धातु की सतह है, ये धातु है और इस धातु पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है इस तरफ, और प्रकाश है और ये अगर हमने माना कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो इसका अपना कुछ आयाम होगा, तरंग का आयाम। अभी हमने केवल एक ही, जैसे हमने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है और यहाँ पर ये इसके विद्युत क्षेत्र के कंपन है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है, तो यहाँ पर हमने एक ही कंपन को दिखाया। और इस प्रकाश के टकराने से माल्या की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। यानी हमने एक ऐसा प्रकाश लिया है जिसके टकराने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है उत्सर्जित होने के लिए। अब देखें कि यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी हमने तीव्रता बढ़ा दी और हमने पढ़ा है कि जो तीव्रता होती है तरंग की वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो तीव्रता बढ़ाई, इसका मतलब क्या हुआ, तरंग का आयाम बढ़ गया। यानी पहले आयाम इतना था, अब आयाम बढ़ करके इतना हो गया और ज़्यादा हो गया पहले से। पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, जो अभी हमने बताया था कि आयाम बढ़ने से तरंग में संचित ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो अब जब तरंगाग्र के रूप में जब ये ऊर्जा आगे आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा था अब उसको पहले से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि तरंग सिद्धांत के अनुसार ये अवशोषण है वो सतत रूप से होता है, यानी जैसे जैसे तरंग आती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा अवशोषण होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी लगातार बढ़ेगी। परिणाम ये होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पहले से अधिक वेग से आगे निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा बढ़ गई, क्योंकि हमने तरंग की तीव्रता को बढ़ा दिया। तीव्रता बढ़ाने से क्या हुआ, आयाम बढ़ा। आयाम बढ़ने का मतलब है तरंग में जिस स्थान में तरंग आ रही है इस स्थान में ऊर्जा का मान बढ़ गया, तो ज़्यादा ऊर्जा अब इलेक्ट्रॉन को मिली और जो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी वो इसके वेग को बढ़ाएगी और वेग बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो क्या परिणाम निकल रहा है तरंग सिद्धांत के अनुसार, अगर हम प्रकाश को तरंग माने तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रयोग का रिजल्ट क्या था कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती, आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ती है। और तरंग सिद्धांत ये कहता है कि आवृत्ति बढ़ाने से तरंग की में जो संचित ऊर्जा है वो उस ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आवृत्ति बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रायोगिक रिजल्ट से बिल्कुल उल्टा है। तो इस स्टेटमेंट को अगर ये एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला कारण, तरंग सिद्धांत के आधार पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंग का आयाम बढ़ जाएगा और इस कारण से तरंग में संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि धातु की सतह जिस पर प्रकाश आपतित हो रहा है उस पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आपतित ऊर्जा को सतत रूप से अवशोषित करते हैं। अतः प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अधिक अवशोषण होगा, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। परंतु प्रायोगिक तथ्य इसके विपरीत है। तो पहली बात कि तीव्रता बढ़ाने से
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, ये तरंग सिद्धांत कहता है। यानी हम ये मानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रयोगों में ऐसा नहीं हुआ। प्रयोगों से पता चला कि तीव्रता बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रयोग बताते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, जबकि तरंग सिद्धांत कहता है आवृत्ति का ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। तो ये था पहला कारण जिससे व्याख्या नहीं हो पाई इस नियम की कि ऊर्जा आवृत्ति पर क्यों निर्भर कर रही है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। आपको ध्यान होगा बात हुई थी देहली आवृत्ति की, जो प्रयोग द्वारा रिजल्ट निकला था उसमें, और क्या कहा गया था कि अगर हम धातु की सतह पर एक ऐसा प्रकाश आपतित करें जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे हम तीव्रता को कितना भी क्यों ना बढ़ा लें। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक ऐसा प्रकाश आपतित हो रहा है इस धातु की सतह पर कि जिसके टकराने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। यानी हम ये मान सकते हैं प्रयोग के अनुसार कि ये जो तरंग है इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है। ठीक, ऐसी तरंग हमने ले ली जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, तो प्रयोग के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इसके तरंग के आने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, यानी इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है। और फिर हम वही बात करें कि ऐसे में अगर हम इस प्रकाश की जो आ रहा है जिसकी आवृत्ति काफ़ी कम है और हमने इसकी तीव्रता बढ़ा दी, यानी आयाम बढ़ गया। आयाम बढ़ गया इसका मतलब हुआ ऊर्जा बढ़ गई। तो जिस इलेक्ट्रॉन पर ये प्रकाश पहुंचेगा, प्रकाश जब पहुंचेगा तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, तो तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा बढ़ जाएगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी और लेकिन वो कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक नहीं हुई, तो हम तीव्रता को और बढ़ाएं, यानी आयाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आयाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा मतलब तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो तीव्रता जैसे जैसे हम तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो एक स्थिति ऐसी अवश्य आएगी तीव्रता बढ़ाते बढ़ाते कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा, इसका जो कार्यफलन है, कार्यफलन जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, वर्क फंक्शन फाई, कार्यफलन इससे ज़्यादा हो जाए। कार्यफलन क्या है? इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से अलग करने के लिए, यानी बाहर करने के लिए कम से कम हम जितनी ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो हम तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, और तीव्रता बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति बनेगी कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा जब कार्यफलन से अधिक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। जबकि प्रयोग के रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है, निश्चित मान यानी जिसको हमने देहली आवृत्ति कहा था, तो हम तीव्रता को कितना भी क्यों ना बढ़ा लें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ तरंग सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हमेशा होगा, बस अगर नहीं हो रहा है तो हमें तीव्रता को बढ़ाते जाना है। मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार देहली आवृत्ति का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रयोग बताते हैं कि देहली आवृत्ति का अस्तित्व है, यानी कि अगर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी विरोधाभास है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा हुआ, क्या हुआ देखें इसको, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवृत्ति का प्रकाश धातु के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है यदि उसकी तीव्रता इतनी अधिक हो कि वह धातु के इलेक्ट्रॉनों को उसकी सतह से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दे सके। वही बात जो हम यहाँ पर कर रहे थे कि किसी भी आवृत्ति का हम प्रकाश ले लें, ठीक है, किसी भी आवृत्ति का प्रकाश ले लें, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं उससे। शर्त यह है कि इस प्रकाश की तीव्रता इतनी ज़्यादा हो, यानी आयाम हम इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा इसको मिल जाए, तो ये निकल आएगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से आवृत्ति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए अगर हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो, ठीक है।
लेकिन प्रयोग के द्वारा ऐसा नहीं होता। प्रयोग बताते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी आवृत्ति नहीं, बल्कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश हमें डालना पड़ेगा, और ये निश्चित आवृत्ति अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगी। ये प्रयोग द्वारा निकले हुए रिजल्ट थे। अब तीसरी बात हम करेंगे, जो हमारा पॉइंट था कि प्रयोग द्वारा जो रिजल्ट आए थे कि धातु की सतह पर हम प्रकाश जैसे ही डालते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है, इमिशन है, वो स्पॉन्टेनियस है। ये था हमारा प्रयोग का रिजल्ट। लेकिन तरंग सिद्धांत इस पे क्या कहता है, इसको देखें। तो अभी हमने बताया था कि स्रोत से जो प्रकाश आएगा, प्रकाश इस धातु के किसी ना किसी की सतह पर पड़ेगा। और हमने मान लिया प्रकाश धातु के इतने एरिया पर आ रहा है, जो सोर्स से प्रकाश निकल रहा है। ये सोर्स से प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और वो धातु के इतने सतह पर आ रहा है। तो इतने सतह पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हजारों की लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से ऊर्जा लगातार आ रही सतत रूप से, और कैसे? तरंगाग्र के माध्यम से। तो पहले ये तरंगाग्र है, फिर ये तरंगाग्र आगे बढ़कर यहाँ आया, फिर ये तरंगाग्र आगे बढ़ के यहाँ आया। तो तरंगाग्र के माध्यम से ऊर्जा आगे बढ़ती है इस तरह से। तो जैसे ही कोई तरंगाग्र पहले जब इस जगह पर आएगा, तो चूंकि तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो आ रही है वो ऊर्जा तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर बराबर बराबर है। तो जब ये तरंगाग्र इस जगह पर पहुंचेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जाहिर है कि एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा काफ़ी कम होगी। तो क्या होगा, एक के बाद एक तरंगाग्र आते जाएंगे नीचे, और इलेक्ट्रॉन उनसे ऊर्जा प्राप्त करता रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वो कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक हो जाएगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को स्टोर करने में या संचित करने में कुछ समय जरूर लगेगा। तो मतलब ये निकल रहा है कि अगर हम प्रकाश को तरंग मानते हैं, तो जैसे ही प्रकाश इसकी सतह पर आपतित होगा, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा। ये रिजल्ट भी हमारे प्रयोग से प्राप्त परिणाम के विपरीत है। प्रयोग बोलता है, प्रयोग से पता चलता है कि जैसे ही प्रकाश टकराएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा। लेकिन अगर हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकलने में कुछ समय जरूर लगेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, यहाँ देखें कि तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग द्वारा संचरित ऊर्जा धातु के प्रकाशित क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर समान रूप से वितरित होगी। जैसे अभी इस चित्र में हमने दिखाया कि ये प्रकाश आ रहा है और ये धातु की इतनी सतह पर पहुंच रहा है। तो जो प्रकाश ऊर्जा इस जगह पर आएगी, तो इस जगह में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से ऊर्जा मिलेगी। और इस एरिया में चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, तो अतः अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का सतत रूप से अवशोषण करेंगे। सतत रूप से अवशोषण करने का मतलब हुआ कि पहले हर एक इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा मिल गई, तुरंत बाद अगला तरंगाग्र आया, उससे उन्होंने कुछ और ऊर्जा प्राप्त कर ली, फिर अगला आया और ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लगातार सारे मान उसको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा, जिससे क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा इकाई समय में अवशोषित ऊर्जा बहुत कम होगी। यानी तरंगाग्र के माध्यम से जो ऊर्जा मिल रही है इलेक्ट्रॉनों को वो कम होगी, क्योंकि यहाँ सारी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रही है, बल्कि जितनी सतह पर प्रकाश, सतह के जितने हिस्से पर प्रकाश आ रहा है उस हिस्से में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉनों को वह ऊर्जा बराबर बराबर बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगेगा, जबकि प्रयोग से प्राप्त परिणाम के अनुसार धातु पर प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये तीसरा कारण था जिसकी वजह से जो है इस बात की व्याख्या नहीं हो पाई जो प्रयोग के द्वारा परिणाम हमें प्राप्त हुए थे।
तो इस प्रकार से जो तरंग सिद्धांत है वो जो है फेल हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करने में। तो फिर ये नियम इस तरह से क्यों हैं, क्यों आ रहे हैं, उसका कारण बताने के लिए बाद में आइंस्टाइन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया और उसके द्वारा पांचों नियम की व्याख्या की, जिसमें ये माना गया था कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में नहीं बल्कि फोटोन के रूप में चलता है। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उसका उपयोग करके आइंस्टाइन ने किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या की।